2025 की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद हूं। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। सावरकर वाले मामले में राहुल गांधी ने आर पार का किया है ऐलान। बताएंगे नई याचिका दाखिल करते हुए हमेशा के लिए बहस को खत्म करने की हो रही है बड़ी तैयारी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में कहां पर हुआ है आधी रात में तख्ता पलट। इसी के साथ में दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया भर के लोग बुलाए हैं दोस्तों, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति नहीं आने वाला है जिसके कारण मोदी सरकार की कुर्सी हिलती नजर आ रही है। बताएंगे कौन है ये। के साथ में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को अमेरिका का एजेंट बताने की कोशिश कर रहे थे, भाजपा ही उल्टा पड़ गया दांव, खुद के नेता ही निकल गए हैं बड़े एजेंट। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सावरकर माफी वीर थे, माफी वीर है और माफी वीर ही रहेंगे, कभी भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता और महात्मा गांधी की हत्यारों को डंके की चोट पर आतंकवादी कहा जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने अपने वकील को मैदान में उतारकर पुणे की एक अदालत के सामने कहा है कि उनके ऊपर जो सावरकर से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है, केस चल रहा है, उस केस को समन ट्रायल की तरह बदल दिया जाना चाहिए। समरी ट्रायल से समन ट्रायल होना चाहिए, यानी आर पार का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि केस को समन मुकदमे में बदलने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने यह तय कर दिया है कि विनायक दामोदर सावरकर, जिसको बीजेपी के लोग वीर सावरकर कहते हैं, से जुड़े हुए सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। यानी राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया है या नहीं किया है, इस पर बहस होने की जगह इस बात पर बहस होगी कि क्या इतिहास में यह बात सही है कि सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि सबको पता है कि सावरकर के किन किन बड़े बड़े कांड में हाथ थे दोस्तों। आपको बता दें कि सावरकर के पड़पोते सतकी सावरकर ने एक याचिका दायर की, जिसमें राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि 5 मार्च 2023 को लंदन के अंदर एक भाषण देते हुए राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर कहा था कि सावरकर ने अपनी किताब में एक मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर हमले का वर्णन किया था, इंफॉर्मेशन दी थी, जिसका राहुल गांधी ने भाषण में जिक्र किया है दोस्तों। इस पर सावरकर के पड़पोते का मानना है कि राहुल गांधी उनका मानहानि कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि वो समन याचिका के तौर पर इसको देखना चाहते हैं, यानी इस पूरे मामले पर इतिहास के तह में जाकर सारी इंफॉर्मेशन सावरकर को लेकर सबके सामने रखी जानी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और उन्होंने हमेशा के लिए इस डिबेट को सेटल करने का फैसला ले रखा है। आपको बता दें कि जैसे ही कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की, वैसे ही राहुल गांधी को अदालत के सामने पेश होने पर छूट दे दी गई है दोस्तों। कह दिया गया है कि राहुल गांधी को ट्रायल में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के पास जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है और अगर राहुल गांधी कोर्ट में आते हैं तो फिर काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे सरकार को इंतजाम करने के लिए, और वैसे भी राहुल गांधी के आने के बाद कानून व्यवस्था खराब हो सकती है पुणे की अदालत में, इसीलिए राहुल गांधी को उपस्थित रहने से छूट दे दी गई है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी के जवाब के बाद 25 तारीख तक सावरकर के पोते से जवाब मांगा गया है। देखते हैं जवाब क्या आता है दोस्तों। इस पर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रतिक्रिया देती है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नहीं जाएगी, साफ शब्द में बोल दिया गया है कि सावरकर को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे और कि अब समन ट्रायल होने जा रहा है तो सावरकर को लेकर एक एक तथ्य सबके सामने आ जाएंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो अपनी राय जरूर लिखा था। साथ साथ जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने बिना विपक्ष से पूछे हुए कर दी, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमेटी में उनकी एक बात नहीं सुनी है। दरअसल दोस्तों जैसे ही राहुल गांधी बैठक से बाहर आ जाते हैं, वैसे ही रात को खबर आ जाती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है। मोदी और शाह ने खुद बैठकर फैसला ले लिया। इस पर कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देने वाला है, 19 तारीख को आज सुनवाई होने वाली है दोस्तों। और बीजेपी ने अब तक सुनवाई रोकने की जगह नया नियुक्त कर दिया है, नया इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और क्योंकि आज उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट से कुछ बड़ा निर्णय सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में आधी रात को तख्ता पलट किया है। कुल मिलाकर दोस्तों से तख्ता पलट का स्वरूप दिया गया है, नाम दिया गया है। आपको बता दें कि अमित शाह के करीबी नेता को अगर इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया जाएगा तो सवाल जरूर खड़े होंगे। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे से वापस लौट आए हैं दोस्तों और कई दिन बीत भी चुके हैं, लेकिन अब जाकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के पोस्ट का ऐलान करने वाली है दोस्तों। आज शाम 7 बजे बीजेपी की मीटिंग में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कल करवाने वाली है शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को लेकर। बड़ी बात यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को उस वक्त तगड़ा झटका लग गया जब दुनिया भर के सारे लोग बीजेपी की इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, लेकिन एक नेता नजर नहीं आएंगे और वो है बिहार के नीतीश कुमार। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में चल रहे विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। आपको बता दें कि 18 तारीख को बीजेपी का दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, जिसे कैंसिल कर दिया गया, फिर 20 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों। और 18 तारीख को भी नीतीश कुमार की नाराजगी के कारण शायद ऐसा था। इसके बाद बीजेपी ने 20 तारीख को रखा, तो 20 तारीख को भी नीतीश कुमार नहीं उपलब्ध होंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं रामलीला मैदान में। 20 फरवरी को 11:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है दोस्तों। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने संजय झा और ललन सिंह को कार्यक्रम के लिए भेजा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बिहार में अचानक से जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार का जेडीयू के दफ्तर पहुंच जाना और इसी बीच दिल्ली के गुड़गांव में नीतीश कुमार का पहुंचना और मोदी शाह से मुलाकात नहीं करना, क्या आपको नहीं लगता है दोस्तों कि ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के विरोध का पूरा मामला है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। आखिर नीतीश बाबू दिल्ली क्यों नहीं आ रहे हैं और बीजेपी के इतने बड़े सेलिब्रेशन से गायब होना कोई छोटी
छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। इसी के साथ में लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी की ओर से 19 फरवरी को आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के मद्देनजर बयान जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के फैसले का विरोध किया गया है दोस्तों। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी आईटी सेल के लोग दावा कर रहे थे कि अमेरिका के द्वारा जो फंड बनाया गया है यूएस एड नाम का फंड, इसका काम है दुनिया भर के अंदर डिस्टर्बेंस करना। भारत में विपक्षी लोगों को पैसे मिलते हैं अमेरिका के द्वारा यूएस एड से, और इसी एड का इस्तेमाल करते हुए भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोस्तों जब लोगों ने इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी तो पता चला कि भाजपा का नेता तो खुद के लोगों को ही एजेंट बोलने लगा है। आपको बता दें कि 5 मई 2021 को भारत सरकार के अनुरोध पर भारत को यूएस एड के द्वारा कुल $100 मिलियन से अधिक अलॉट किया गया है। अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी दोस्तों। इसी के साथ में स्मृति ईरानी भी यूएस एड का एम्बेसडर के तौर पर काम कर चुकी है, यानी विदेशी पैसे पर काम कर चुकी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके भी यूएस एड से संबंध है दोस्तों। इसका मतलब क्या, पैसा लेकर, अमेरिका से पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत में डिस्टर्बेंस फैलाया था। 2012 में जो आंदोलन हुआ, ऐसा माना गया कि ये पैसा अमेरिका से आ रहा है और अब धीरे धीरे करके बीजेपी एक्सपोज होने लगी है दोस्तों। आपको जो भी लगता है लिखा जुटाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने भी 10 नवंबर 2022 को यूएस एड से पैसा मांगा था। इसी के साथ में रिलायंस फाउंडेशन में भी यूएस एड का पैसा लगा हुआ है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स में भी हरदीप पुरी के टाइम में यूएस एड का पैसा लगा हुआ है, यानी अमेरिका की जिस एजेंसी को एजेंडा फैलाने वाली एजेंसी के तौर पर बताया गया उसका पैसा ले लेकर बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके सब एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। मोदी का मंत्रालय है या फिर कोई और मंत्रालय हो, सब में कहीं ना कहीं यूएस एड का हाथ था। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या बीजेपी के आईटी सेल वाले को माफी मांगनी पड़ेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग भ्रष्टाचारी साबित होंगे? जो भी आपको लगता है लिखकर जुटाएगा। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ में जमुई के अंदर बिहार में जिलाधिकारी अभिलाष शर्मा ने मंगलवार को स्थिति को काबू में कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। घटना के बाद निलंबित की गई इंटरनेट की सेवाओं को बहाल कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि जमुई में अपने आप को हिंदू शेरनी बताने वाली खुशबू पांडे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। जगह जगह छापेमारी करने के बाद आखिरकार अंत में जाकर सफलता मिली है। साथ साथ दोस्तों गैर जिम्मेदाराना है हमारे देश के रेल मंत्री, क्योंकि अब तक कोई इस्तीफा उनका आया नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि गैर जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री। अगर आप भी इस बात का इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लेकर ताकि चुनाव आयोग पर एक और निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव बोले, कहा आम नागरिकों और मतदाताओं की नजर में चुनाव आयोग विपक्ष के पॉइंटेड सवालों, शंकाओं और शिकायतों का समाधान करने में विफल साबित हुआ है। चुनाव आयोग रेफरी अंपायर तो छोड़िए, अब यह दर्शक भी नहीं रहा है, यह बीजेपी का चीयर लीडर बन गया है। लोकतंत्र और संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे के दिन पहली बार चुनाव आयोग ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दोस्तों। इसके बाद तेजस्वी यादव ने ईवीएम को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चुनाव आयोग लोकतंत्र की पूजा स्थली है, ये बयान सीईसी पूर्व सीईसी राजीव कुमार दे रहे हैं दोस्तों। उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि उनको काफी दुख हुआ है। कहने लगे कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की पूजा स्थली है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को तब लोकतंत्र की पूजा स्थली माना जाएगा जब चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने के मूड में दिखाई देगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। राजीव कुमार के सवालों पर क्या जवाब देना चाहते हैं? इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया और जिक्र किया कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को मारने की भी इजाजत दे दी थी क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी। इसी तरीके से अगर हम लोगों को सामाजिक न्याय को स्थापित करना है तो फिर हमको समझना चाहिए कि मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। यानी दोस्तों बीएसपी की विचारधारा के खिलाफ बोलते बोलते उनके द्वारा इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक तरीके से धमकी दी गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी नाराज चल रही है तो दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इनके इस्तीफे की मांग की है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो को लेकर ऐसे बयानों को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताकर चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर छोटा उदयपुर नगर पालिका के अंदर जबरदस्त तरीके का माहौल देखने को मिला दोस्तों। यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मात्र 1 वोट से जीत मिली है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुफीस शेख को 1 वोट से जीत मिली। समाजवादी पार्टी ने इस बार 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, एक एक कर सभी ने जीत हासिल कर ली है। कुल मिलाकर मात्र 1 वोट से चुनाव जीतने से पता चलता है कि कैसे एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। साथ साथ नौसाद अहमदपुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद सूरजपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहाँ पहले चरण के चुनाव में 15 सीट में से 6 जिला पंचायत सदस्य के लिए चुना गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित सभी प्रत्याशी चुनाव हार गए। कुल मिलाकर दोस्तों 3 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीत ली और 2 निर्दलीय बीजेपी के नेताओं ने जो खासकर बागी हो गए उन्होंने जीत ली है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के नगर निकाय के चुनाव के बाद ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी और ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली में सीएम के फेस को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है, किसको आगे किया जाएगा ये तो मोदी को पता होगा दोस्तों, लेकिन मीडिया में जो 5 नाम मीडिया के चर्चा के हिसाब से चल रहे हैं उसमें सुरेश वर्मा का नाम सबसे आगे है दोस्तों। रेखा गुप्ता का भी नाम काफी आगे चल रहा है। सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और विजेंद्र गुप्ता का नाम आगे चल रहा है। कई सारे लोगों का मानना है कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि वो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ी रही है और अब तो उन्होंने विधायकी का चुनाव भी जीत लिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी किस पर दाव लगाएगी? इसी के साथ में दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की घटना के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री उर्फ रील मंत्री का पुतला फूका गया है, जगह जगह नारेबाजी की गई है। 18 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल भी पूछा जा रहा है दोस्तों। और सजा क्या मिली है ये भी सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय
जनता पार्टी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो अपनी राय जो लिखा था दोस्तों, साथ फर्जी CSR फंड घोटाला मामले में ईडी ने एक्शन लेते हुए केरल के कई स्थानों पर छापेमारी की है दोस्तों। कोऑपरेटिव डीलरों और सहकारी बैंकों तथा उर्वरक निर्माण कंपनी के भूमि संघीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग के दायरे में है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखा था। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर बीजेपी को फिर जोर का झटका लगा है दोस्तों। बीजेपी की केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की है तो कर्नाटका सरकार की है। आपको बता दें कि पंचायती राज मिनिस्ट्री की ओर से एक सर्वे कराया जाता है, स्टडी करवाई जाती है जिसका नाम IIPA होता है, यानी स्टडी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पंचायती राज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कौन सी सरकार ने सबसे ज्यादा मजबूत किया है दोस्तों। तो रिपोर्ट में 5 बड़ी बातें कही गई है। पहला यह कि कर्नाटका नंबर 1 है उन राज्यों में जिन्होंने पंचायती राज को सबसे ज्यादा मजबूत किया है। कांग्रेस पार्टी नंबर 1 है ग्राम सभा और सोशल ऑडिट के मामले में, यानी जितनी भी ग्राम सभाएं चल रही है वहां पर कर्नाटका में सोशल ऑडिट होता है। लोग खुद से भ्रष्टाचार के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लोग अपने स्तर पर ही कर लेते हैं, कोई जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी सोशल ऑडिट होता है। तीसरी कि कर्नाटका नंबर 1 है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के मामले में, यानी हर ग्राम पंचायत के पास अपना पैसा कमाने का तरीका है। चाहे पंचायत की जमीन को लीज पर देने का मामला हो, रेंट लेने की बात हो, और पैसे इकट्ठा किए जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा खुद से और अपने ही पैसे का इस्तेमाल करके अपना ही विकास किया जाता है, यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, राज्य सरकार पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। चौथी बड़ी बात कि कर्नाटका नंबर 1 है फाइनेंशियल फंडिंग फॉर द रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास के लिए कर्नाटका की सरकार पैसा भी बहुत उपलब्ध कराती है ग्राम पंचायत को, यानी ग्राम पंचायत खुद से भी पैसा कमाती है अलग अलग तरीके से, चाहे छोटे मोटे टैक्स लगाकर हो या फिर कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करके पैसा जनरेट करने का मामला हो, या फिर अलग अलग तरीके से ग्राम पंचायत पैसा जनरेट करके अपने गांव का विकास करता है। कर्नाटका की सरकार खुद से भी राज्य सरकार पैसा देती है, तो और ज्यादा मजबूत ग्राम पंचायत हो चुके हैं। कर्नाटका नंबर 1 है। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 15वें वित्त आयोग के पैसे का इस्तेमाल करने के मामले पर, यानी सिद्धरमैया की सरकार दूर तक असर दिखा रही है दोस्तों। ग्रामीण स्तर पर भी लोग मजबूत होते चले जा रहे हैं और तीसरे स्तर की सरकार में भी मजबूती आने का मतलब यह है कि लोग अपने आप से अपना विकास कर रहे हैं और राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं बिना मांगे मदद कर रही है दोस्तों। साथ साथ कर्नाटका के अंदर भी जातीय जनगणना कराई जाएगी, ये जानकारी खुद सिद्धरमैया ने दी है। सिद्धरमैया ने एक बैठक बुलाई जिसमें सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और मिलकर तय किया गया है कि हम लोग कास्ट सेंसस कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के ऊपर धर्मात्मा निषाद के हत्या से जुड़े हुए आरोप लगे। तो दोस्तों इस प्रकरण में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और सब्जेक्ट में लिखा गया है कि प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद के ऊपर आत्महत्या के लिए मजबूर किए जाने के मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच सहित मृतक श्री धर्मात्मा निषाद के परिजनों को सहायता प्रदान की जाए। 1 करोड़ रुपए राशि प्रदान करने की मांग की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि परमात्मा निषाद जो काफी करीबी था संजय निषाद के, उन्होंने अपनी जान दे दी है। संजय निषाद और उनके बेटे से परेशान हो गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है तो संजय निषाद और उसके बेटे के खिलाफ FIR नहीं दर्ज की गई है। दोस्तों ये काफी गंभीर मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि मरते हुए व्यक्ति ने कोई बयान दिया है तो उसके बयान को सबूत के तौर पर देखा जाना चाहिए और मंत्री उसके बेटे को जेल के सलाखों के पीछे पहले भेजना चाहिए, फिर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोस्तों के साथ में बिहार में नीतीश कुमार के राज को सुशासन का राज बताने पर बार बार चुनाव में उनको काउंटर करने में काफी दिक्कतें होती थी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी को। तो अब राष्ट्रीय जनता दल रोज एक बुलेटिन जारी करती है और बिहार में जितनी भी बड़ी खौफनाक घटनाएं हुई है उसके बारे में डिटेल में जानकारी लोगों को देती है। दोस्तों धीरे धीरे करके सबको समझ में आ गया है कि बिहार में राक्षस राज चल रहा है, ना कि कोई सुशासन जैसा मीडिया में दावा किया जा रहा है। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ऐसा करने लगी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने मुजफ्फरनगर के अंदर ही कितनी घटनाएं हुई है इसकी डिटेल तैयार करके दी है। उन्होंने बताया कि जियो कंपनी के मैनेजर का अपहरण किया गया, लिफ्ट देकर बेखौफ बदमाशों ने रात भर दी यातना, रात भर यातना देकर लहूलुहान कार के अंदर हाथ पैर बांधकर छोड़ दिया गया। 5,000 की नकदी और सोने के चैन लूट लिए गए, पीड़ित से 2 मोबाइल और अन्य सामान भी छीन लिया गया। ये मुजफ्फरनगर की घटना। इसी तरीके से प्रदेश के हर जिले की घटना शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर खराब कानून व्यवस्था के बारे में सबको बताया जा रहा है। दोस्तों यानी जो मीडिया में परसेप्शन बनाया गया था योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का, उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं पर उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बदलाव करते हुए भक्तचरण दास को जिम्मेदारी दी और जैसे ही जिम्मेदारी दी वैसे ही उन्होंने जिम्मेदारी को दोनों हाथ से उठा लिया है दोस्तों और पार्टी के नेताओं को मैदान में उतार दिया है। उड़ीसा कांग्रेस में भव्य समर्थन देखने को मिल रहा है। भक्तचरण दास का हाथ टूटा हुआ इसके बावजूद पदयात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, जय भारत रैली निकाली जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ही डायनेमिक और मजबूत नेतृत्व को कांग्रेस को इनको आगे करना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने कई सारे प्रभारी नियुक्त किए हैं दोस्तों। पंजाब के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खुद राहुल गांधी मिले हैं और अजय राय जो उड़ीसा के प्रभारी है उनसे भी मुलाकात हुई है। यानी संगठन में बदलाव करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है दोस्तों। वहीं पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा भरे सदन में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया मुस्लिमों को लेकर, मजहब को जानने वालों को लेकर, तो अब प्रियांशु कुशवाहा ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि काहो अजय सिंह बिष्ट गांव के स्कूल में संसाधन क्यों नहीं है? ये सवाल है। आप धर्म बेच के बाबा बन सकते हो, मुस्लिम मौलवी नहीं बन सकता क्या? ये सवाल है। मौलवी को कटमुल्ला बोलो। आपको अगर कोई पोंगा पंडित बोलता है तो रोते हुए थाने पहुंच जाओगे। ये हिपोक्रेसी कहां से आती है? ये सवाल पूछा गया है। इसके बाद कई सारे भाजपाई उनको ट्वीट करते हुए जेल में डालने की धमकियां दे रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों इससे एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो मन करता है वो बोलते हैं, अगर कोई दूसरा आईना दिखा दे तो उनको तुरंत जेल में बंद करने की धमकी दी जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बयान भक्षणा वाला बयान था, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और ऐसा बयान एक मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाना, वो भी सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, काफी शर्मनाक है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय को लग रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार तुष्टिकरण कर रही है। अमित मालवीय कहने लगा, कांग्रेस पार्टी सरकार का नोटिफिकेशन जारी करते हुए कि रमजान 2 तारीख से 31 मार्च तक होने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तेलंगाना में मुस्लिम कर्मचारियों के काम करने की टाइम को कम कर दिया है। 4 बजे तक केवल काम कर पाएंगे और फिर वो अपने घर जा सकते हैं। ये जो फैसला लिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा, इसकी आलोचना करते हुए इसे तुष्टिकरण की राजनीति बता रहे थे अमित मालवीय। इसके बाद मोहम्मद जुबैर आते हैं दोस्तों, और मोहम्मद जुबैर जब आते हैं तो आप लोग जानते हैं कि तुरंत फैक्ट चेक हो जाता है। उन्होंने फैक्ट चेक करते हुए अमित मालवीय से कह दिया, सर जरा 11 फरवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन अपनी सरकार का देख लीजिए। ये आंध्र प्रदेश में आपके एनडीए गठबंधन सरकार का नोटिफिकेशन है, जिसमें साफ तौर पर 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मुस्लिम कर्मचारियों को रियायत दी गई है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार ने जो फैसला लिया है वही फैसला कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया था, तो इसमें भाजपा के नेता को तुष्टिकरण तेलंगाना में दिखाई दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश में उनको कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुस्लिम समाज के लोगों के हित में कोई फैसला लिया है तो भाजपा इसीलिए कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही है। चंद्रबाबू नायडू से तो कुछ बोल नहीं सकती आंध्र प्रदेश में, जबकि सरकार का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी। अगर चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा फालतू बोलेंगे तो नीतीश कुमार तो पहले ही नाराज चल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अगर वापस लौट गए दिल्ली तो फिर आप लोग जानते हैं कि दिन दहाड़े खेला हो जाएगा। शायद यही बड़ा कारण है कि चुप्पी साध कर बैठे हैं और कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों अमेरिका और रसिया ने सऊदी अरब के अंदर एक बैठक की है। इस बैठक में यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की गई है। रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर की जा रही चर्चा के बीच में लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इतनी बड़ी हाई लेवल बैठक चल रही है, दुनिया भर के कई सारे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं और युद्ध रोकने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इसमें एक नेता नजर नहीं आ रहा, वो है दुनिया के सबसे बड़े नेता गोदी मीडिया के हिसाब से जो है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि गोदी मीडिया का नेता तो इसमें है ही नहीं, तो फिर क्या गोदी मीडिया वाले विश्व गुरु से नहीं पूछा जा रहा है कि दुनिया भर में कैसे शांति लेकर आएंगे, कैसे यूक्रेन का युद्ध रोकेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि ये फर्जी विश्व गुरु को केवल गोदी मीडिया के लोग पूछते हैं और हकीकत में लोग भारत देश का सम्मान करते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मिल जाता है तो मीडिया में अफवाह फैलाने लगते हैं कि विश्व गुरु बन गए हैं। अरे भाई, अगर इन गोदी मीडिया वालों ने जवाहरलाल नेहरू के टाइम का भारत का रिस्पेक्ट देखा होता तो आज मात्र कुर्सी खींच लेने से विश्व गुरु बताना नहीं पड़ता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि असली विश्व गुरु अगर कोई था तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने नैम नाम की संस्थान बना दी। जब दुनिया 2 अलग अलग धड़ों में बटा हुआ था, उन्हें यूएनएससी में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला था और कई सारे दुनिया में युद्ध को भारत ने उस समय सॉल्व किया था, चाहे कोरिया का क्राइसिस हो या फिर अफ्रीका में कई सारे डेमोक्रेसी के युद्ध में भारत का सहयोग का मामला हो। कुल मिलाकर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जैसा कोई नहीं हो पाया, न ही कभी हो पाएगा, उनके चरणों की धूल भी नहीं है कुछ लोग जिन्हें विश्व गुरु बताकर बेफिजूल का ड्रम पीट रहे हैं। दोस्तों साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा ने कहा है कि अंग्रेजी की जगह उर्दू की विधानसभा में शामिल किया जाना चाहिए। उर्दू भाषा भारत की जमीन की भाषा है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इस बात को लेकर डिस्कशन चल रहा था कि विधानसभा में कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें उर्दू भाषा का भी नाम आया था, लेकिन बीजेपी के लोग भड़क गए। योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगा कि कोई मौका मिल गया है तो योगी आदित्यनाथ इस पर समाजवादी पार्टी को खोटी सुनाने लगे, यहाँ तक कि उनके द्वारा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों जिससे कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लोगों की डिमांड में कुछ भी गलत नहीं है। उर्दू भारत की भाषा है और भारत की भाषा का सम्मान अगर भारत में नहीं होगा तो फिर कहां होगा? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पर्शियन और भारत की लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज को मिलाकर जो लैंग्वेज बनी है उसे उर्दू लैंग्वेज कहा जाता है और उर्दू का इस्तेमाल मुगल टाइम में काफी ज्यादा हुआ करता था। यहाँ तक कि भारत में कई सारे हिंदू किंगडम थे, उसमें भी उर्दू भाषा का इस्तेमाल होता था, क्योंकि उर्दू भारत के प्रशासन में हमेशा इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी उर्दू शब्द का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया था। अब तक उर्दू शब्द का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। जमीन से जुड़े कानून हो या फिर लोगों के शादी संबंधियों से जुड़े हुए मामले हो, हर जगह उर्दू शब्दावली का इस्तेमाल होता आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उर्दू हटाने की कोशिश कर रहे हैं और नई कंट्रोवर्सी खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने एकदम सही कांड की थी और उर्दू भारत की भाषा है और भारत की भाषा पर हम लोगों को गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि उर्दू इज आवर प्राइड, संस्कृत हिंदी ऑल्सो इज आवर प्राइड। भारत की सारी भाषा हमारे लिए गर्व करने वाली है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। सासा बागेश्वर धाम जाएंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन दोस्तों उससे भी बढ़कर एक कदम और खबर यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बागेश्वर धाम जाने वाली है, यानी वही धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम कर रहे हैं जो इससे पहले समय रैना और उनसे जुड़े हुए लोगों को सफा करने की बातें यानी खुलेआम मारने की धमकी दे रहे थे। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठी राष्ट्रपति को ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम में जाना पड़ रहा है जो विवादित व्यक्ति है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर मोदी जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन राष्ट्रपति क्योंकि एक संवैधानिक पद पर है और राजनीति नहीं करती है तो उनको ऐसे कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। और अगर वो कार्यक्रम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की कहती है कि प्रयागराज में सारे वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया है, कोई वीआईपी पास नहीं चल रहा, लेकिन हकीकत सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर वीआईपी कल्चर खूब जोर शोर से चल रहा है दोस्तों।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अपने पूरे परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। उनके डुबकी लगाते वक्त उनके साथ में एक डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। सवाल यह है कि ये कौन सा वीआईपी कल्चर बीजेपी ने बंद किया था जो खुलकर सबके सामने दिखाई दे रहा है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जुटाएगा। साथ साथ गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति खस्ता नजर आई। चुनाव में लगभग 25% वोट प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका उस वक्त लगा जब आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने गुजरात में हासिल कर ली है। दोस्तों गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 1403 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 260 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 34 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली है। यानी कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष का वोट शिफ्ट हो गया है आम आदमी पार्टी की तरफ जो वोट चला गया था। अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी आज से उठानी चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी गुजरात में बीजेपी को ऐसे ही वॉक ओवर देती चली जाएगी तो फिर कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे गुजरात में खत्म हो जाएगी और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लेकर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे अगर चले जय हिंद, जय भारत, जय सदा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।